नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूपीपीएससी मेंस 2020 के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये है इस सीरीज़ का ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले भी हमने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने इस चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दे दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर को शुरू करेंगे और हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है एन्यूमरेट द प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में नदी इंटरलिंकिंग परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना या फिर हम कह सकते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना की समस्याओं और लाभों का वर्णन करें। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर नदी जोड़ो परियोजना पूरी है क्या। इसके बाद हम इसके लाभ को देखेंगे कि क्या क्या इससे बेनिफिट्स हैं और फिर हम इसके बाद इसके चैलेंजेस को या फिर समस्याओं को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी नदी जिसमें कि पूरे साल भर ज़्यादा पानी रहता है उसको हम जोड़ देंगे ऐसी नदियों से जिसमें जो कि पेरेनियल रिवर्स होती हैं, जो कि सीजनल रिवर्स होती हैं, जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, ताकि उन नदी में भी जो है पूरे साल भर जो है पानी की सप्लाई को बरकरार रखा जा सके। तो इसके अंतर्गत जैसे कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये नदियाँ जो होती है ये पूरे साल बहती हैं, इनमें पूरे साल पानी रहता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रीजन की जो नदियाँ हैं, जो पठारी क्षेत्र की जो हमारी नदियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो सीजनल होती हैं, वो पूरे साल उसमें पानी नहीं रहता। केवल जो जब मानसून होता है उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है, बाकी के जो समय है उसमें पानी की कमी होती है। तो अगर हम जो जितनी भी हिमालयन रीजन की जो रिवर्स हैं, अगर हम उनको रिवर्स को यहाँ पे जो है कम जो पठारी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उससे जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी पूरे साल भर जो है जल की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा। तो इस तरीके से क्या करना है कि जितनी भी नदी हैं, काफ़ी सारी जो नदी हैं, इसमें करीब 60 नदियों को आपस में जोड़ने की बात कही गई है। तो इन नदियों को कैसे जोड़ा जाएगा, कई सारे जलाशय और नहर या फिर कि हम नहर को कैनाल्स भी कहते हैं, तो नहर या फिर जलाशय के ज़रिए जो है इन नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि पूरे साल भर जो है यहाँ पे पानी जो है उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि नदी जोड़ो परियोजना है जो है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जैसे कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। हर साल हम देखते हैं कि इन नदियों में जो है हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। और ये जो पेनिनसुलर रीजन की जो हमारे जो सदर्न रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये एक सूखाग्रस्त रीजन है। जो वेस्टर्न हमारा इंडिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। जो यहाँ पे जो
ये जो राजस्थान गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे सूखा पड़ता है। ये जो हमारा सदर्न इंडिया का रीजन है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो क्या करना है कि जो ऊपर की जो हिमालयन नदी है उसको यहाँ की नदियों से जोड़ देना है ताकि यहाँ पर भी पानी जो है लोगों को मिल सके, और यहाँ पे जो खेती के क्या जो खेती नहीं हो पाती साल भर उसको भी, जो यहाँ की जो है क्या खेती एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमने यही कहा है यहाँ पर कि जल अधिशेष वाली नदी या फिर जो जल अधिशेष वाली जो बेसिन है उसमें उससे जल को कहाँ हस्तांतरण कर देना है हमें, ऐसी बेसिन्स में जहाँ पे जल की कमी है। तो पानी की कमी वाले क्षेत्र मतलब कि जो पश्चिमी और दक्षिण भारत है में पानी की मांग को पूरा करने के लिए जल अधिशेष क्षेत्र मतलब कि जो हिमालय और पूर्वी भारत है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो ब्रह्मपुत्र नदी में हम हर साल देखते हैं बाढ़ आता है, तो वहाँ से जो है जल को हस्तांतरण कर देना है कहाँ पे, जो कि जहाँ पे पानी में की कमी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसमें इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिमालय नदी को, हिमालय की जो नदी है, हिमालयन रिवर्स जो है, गंगा है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र है, इसको इंटरलिंक कर देना है। नेक्स्ट इज दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां हैं उनको इंटरलिंक करने की बात की गई है। उनको जो है कैनाल के थ्रू, जलाशय के थ्रू, नहर के थ्रू जो है इनको जो आपस में जोड़ने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ जो इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, तो अंतर्राज्यीय तरीके से भी जो है नदी को जोड़ने की इसमें बात कही गई है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कौन देख रहा है, ये देखता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि किसके अंतर्गत है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हम कह सकते हैं कि जल संसाधन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा परियोजनाओं का प्रबंधन किया जाता है। तो ये कोई आज का मामला नहीं है कि आज जो है अचानक से नदी जोड़ो परियोजना की बात कही गई है। इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात कब की गई थी, नदी जोड़ो परियोजना की, इसकी सबसे पहले बात की गई थी 1960 में, जबकि बात की गई थी गंगा को कावेरी, ठीक है, गंगा रिवर को कावेरी रिवर से जोड़ने की तब बात कही गई थी 1960 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1982 में, ठीक है, 1982 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था ताकि जो है कई सारी जो नदी को जोड़ने का काम किया जा सके और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जा सके। तो इंदिरा गांधी जी ने 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक PIL के अंतर्गत ये कहा था कि ये जो पूरी परियोजना है ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने बोला था कि 2003 तक केंद्र सरकार को कि 2003 तक इसका पूरा जो नदी जोड़ो परियोजना है इसकी पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए और 2016 तक इस पर काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, काम जो है उस पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो है केंद्र सरकार को बोला था कि इस जो परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और अगर हम देखते हैं अब 2017 में अगर हम बात करें इसके एक एग्जाम्पल की, तो यूपी और MP, उत्तर प्रदेश और MP में जो मध्य प्रदेश की जो नदी है केन और बेतवा को जोड़ने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत क्या है, जो MP की जो केन रिवर है, ठीक है, ये जो MP की जो केन रिवर है इसका जो है अतिरिक्त पानी जो कि ये जो केन रिवर है ये 231 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका जो अतिरिक्त पानी है इसको एक नहर या फिर कैनाल के ज़रिए जो है यूपी की बेतवा नदी से जोड़ देने की बात कही गई है। और जिससे कि इससे क्या होगा, इससे जो यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर जो है पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करेगा। यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, 1,27,000 हेक्टेयर ज़मीन को जो है सिंचाई करने का यहाँ पे प्रबंध किया जाएगा और जिससे कि यहाँ पे जो है कृषि क्षेत्र को भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बुंदेलखंड रीजन है ये बहुत ही सूखाग्रस्त देश है। तो इसलिए केन बेतवा जो नदी का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे जो है इरिगेशन फैसिलिटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, अब हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता पूरी करता है। जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, जहाँ पर कि वर्षा नहीं होती, जहाँ की नदी जो है वो केवल मौसमी होती हैं, कि वो सीजनल होती हैं, तो वहाँ पर पूरे साल भर पानी की आपूर्ति को, पानी की सप्लाई को ये सुनिश्चित करेगा। क्योंकि जब हिमालयन रिवर जो होती है वो जो होती है पूरे साल भर बहती हैं, उनमें पूरे साल भर पानी रहता है, तो उनका जो पानी को कहाँ से, उनका जो पानी है उसको नहर द्वारा जो है जोड़कर वहाँ पे सूखाग्रस्त देश में भी सूखाग्रस्त जो रीजन है वहाँ पर भी लाया जाएगा उसके पानी को। इरिगेशन, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने एमपी और यूपी की बात की, जो बुंदेलखंड रीजन में है, यहाँ पर 1,27,000 हेक्टेयर ज़मीन को जो है वहाँ पे सिंचाई की जा सकेगी। इसी तरह अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो 15% इरिगेशन लैंड में इससे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से 15% लैंड की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी जो है हमें मिलेगी। तो अगर हम टोटल बात करें तो 35 मिलियन हेक्टेयर लैंड को जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि पावर जनरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी हमारी। जब हमने बहुत जगह जो है नदियों को जोड़ दिया है, तो हम कई जगह पे जो है पावर जनरेशन का भी काम कर सकते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इससे करीब 34 गीगावाट बिजली का जो है अतिरिक्त जो है हम यहाँ पे उत्पादन कर सकेंगे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प इन रिचार्जिंग एक्वीफर्स को रिचार्ज करने में मदद करता है। जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर हैं, जितने भी सरफेस वाटर हैं, उनको रिचार्ज करने में, वहाँ के जो ज़मीन के जो पानी के जो सतह के नीचे जो पानी कम हो रहा है उसको रिचार्ज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास करेगा। जब बहुत सारी जो है जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारे इनलैंड वाटरवेज कितने हैं, वो 111 हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग कितना है, अभी 111 है। तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो हमारी नदियाँ हैं उसको और ज़्यादा नेविगेबल बनाने में हमारी मदद करेगा। जब कई सारी नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो उसको भी नेविगेबल बनाया जा सकता है, और जिससे कि जो हमारा जो इनलैंड वाटरवे सिस्टम है उसको और सुदृढ़ करने में हमें मदद मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगा, इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको काम दिलाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पे रोज़गार सृजन में भी बहुत ज़्यादा ये हमें मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि जहाँ पे ऐसी नदियाँ जहाँ पे जो बाढ़ आती है पूरे साल भर, अगर हम उनको इंटरलिंक कर देंगे, जहाँ पे कि नदियों में पानी कम है तो वहाँ से बहकर कहाँ है, दूसरी नदी में चला जाएगा। तो यहाँ पे बाढ़ की समस्या का भी हल हो रहा है। और यहाँ पे जो सूखाग्रस्त रीजन की जो नदियाँ हैं वहाँ पे जो है पानी की सप्लाई करके यहाँ पे जो सूखे की जो समस्या है उसका भी हम हल कर पा रहे हैं। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की आपूर्ति होगी। जब नदी से पानी को लाया जाएगा, कैनाल के थ्रू जब नदियों में पानी लाया जाएगा तो उससे पीने के पानी की आपूर्ति भी पूरी हो सकेगी। इंक्रीज यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर, ठीक है, उपयोग करने योग्य सतही जल में वृद्धि होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है 25% तक, ठीक है, 25% तक वाटर जो है हम और ज़्यादा जो है यूटिलाइज कर सकेंगे इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से। इसके साथ साथ जो है एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने में बहुत ज़्यादा हमें मदद होगी, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसा रीजन है जहाँ पर कि अभी नहीं हो पा रही थी एग्रीकल्चर, या फिर पेड़ नहीं उग पा रहे थे, बहुत ही सूखा रीजन था, जब वहाँ से कैनाल गुजरेगी तो वहाँ पर भी जो है इरिगेशन फैसिलिटी होगी, वहाँ पर भी पौधों को पानी मिलेगा, तो इससे एफॉरेस्टेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे करीब 3,000 टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है,
टूरिस्ट स्पॉट भी जो है वो डेवलप होंगे। तो ये हमारे जो है, अगर हम 10th पॉइंट करें तो ये हमारे टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। तो इससे हम देखते हैं कि पूरी जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो है लागत जो है इसकी बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा अगर हम बात करें 2001 में, ठीक है, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी फॉर्म की थी सुरेश प्रभु के अंतर्गत, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसकी जो लागत है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या होगा, इससे लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। जहाँ पे जो है अभी नदी नहीं है, कैनाल नहीं है, जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, तो वहाँ से अगर कैनाल को, नदी को जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों का विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उनके पुनर्वास में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आ सकती है। इतने ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को कहीं और ज़मीन देना, उनके रहने का कहीं और बंदोबस्त करना, उनके रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होगी। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। जब कैनाल्स बनाई जाएंगी तो उस क्षेत्र में के जो वन है, वहाँ पे जो पेड़ हैं उसको काटे जाएंगे, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज़। वन है, वेटलैंड्स हैं, वाटर बॉडी है, इन सभी का विनाश होगा। इन सभी में के जो अभी जो बैलेंस बन के चल रहा है, यहाँ पे जो है इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को हमें मिलेगी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बाद से, क्योंकि कई जगह डैम्स बनाए जाएंगे, कई जगह रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे फॉरेस्ट को नुकसान होगा, वेटलैंड्स को नुकसान होगा, और वाटर बॉडीज़ को भी वहाँ पे नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एंटरिंग द सी। समुद्र में प्रवेश करने वाले ताजी पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ का जो ताज़ा पानी है वो कई सारे जो रिवर्स में जो है पहुँचाया जा रहा है। तो जो समुद्र में जो बह के पानी जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो हमारा जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो डिस्टर्ब होगा। तो वहाँ पे जो बैलेंस है वो भी हमें वहाँ पे भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल कंसर्न जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के वो बहुत ही ज़्यादा है। चेंज इन एग्रीकल्चर एंड फिशरीज ग्राउंड, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में भी बदलाव होगा। जब पूरी जो रिवर जो है कैनाल के थ्रू उसको जोड़ दी जाएगी, तो कई सारे ऐसे जगह हैं जो कि दलदली एरियाज़ हो जाएंगे। ठीक है, दलदली एरिया हो जाएंगे तो वहाँ पर जो है कृषि जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगी। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उसका भी जो पूरा जो ग्राउंड है, उनका जो मैदान है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टेज ऑफ मनी एंड लैंड, धन और भूमि का अपव्यय इसको माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, अब हम इसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा जो लैंड है वो दलदली भूमि हो जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी फिट नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे जो है बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मनी जो है वो भी वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी रिवर्स को जोड़ा जा रहा है जिनका कि रेजीम जो है वो एक ही समान है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मराठवाड़ा रीजन में जो है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है ये जो नदियाँ हैं इनमें जो है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने की बात की गई है। तो ये जो नदियां हैं इसमें जो है पानी जो है वो एक ही समय पर आता है। ठीक है, अगर मानसून में है तो मानसून के समय पे ही गोदावरी और कृष्णा के रिवर में जो है पानी आएगा, लेकिन जब मानसून नहीं है तो यहाँ पे ना गोदावरी में पानी रहेगा ना कृष्णा में पानी रहेगा। तो उसको जोड़ने का कोई भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो इससे बहुत सारा जो मनी है, जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे, क्योंकि हम ऐसी नदियों को जोड़ रहे हैं जिनका की रेजीम जो है वो सेम है। इसी तरह अगर हम बात करें, जो अगर हिमालयन रिवर्स को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो है जब बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न होती है, गंगा में भी बहुत ज़्यादा पानी है, ब्रह्मपुत्र में भी बहुत ज़्यादा पानी है, अगर हम उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो पूरे ही क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की चांसेस रहेगी। तो इससे जो पूरा प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं हम जो है वहाँ पे क्वेश्चन उठता है।
इसके बाद हम देखते हैं जो डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच में हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है विवाद भी बहुत ज़्यादा होता है पानी को लेकर कि कितना पानी कौन सा जो है राज्य जो है वो शेयर करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है बहुत ज़्यादा हम डिस्प्यूट देखते हैं कावेरी रिवर को लेके, और राजस्थान और एमपी को के बीच में भी हम जो है यहाँ पर डिस्प्यूट देखते हैं कई बार चंबल रिवर के पानी को लेकर। तो इस तरीके से जो पूरे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मोर ओवर हम देखते हैं कि जो कई सालों में जो है रिवर जो है अपना खुद का जो पूरा जो पाथ है, कोर्स है, उसको चेंज करती रहती है, उसको बदलती रहती है। तो अगर एक बार हम जो है रिवर्स को लिंक कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रिवर्स कई साल बाद जो है अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लेती है, तो उससे भी जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है पूरे जो लॉन्ग रन में हम जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी जो सरकार है उसको पूरे के पूरे इसका एक बार निरीक्षण करना चाहिए, एक बार फिर से असेसमेंट करना चाहिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को फिर से देखना चाहिए कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई नहीं है, उसके बाद ही जो है इस पर कदम उठाए जाएँ। क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के लिए, और हाँ जो पहले के ज़माने में क्या होता था, शहरों के बीच में तालाब होता था जहाँ पर कि जो बारिश के समय में पानी इकट्ठा हो जाता था, और जब सूखा मौसम होता था तो उस पानी से जो है वहाँ पे सिंचाई वगैरह करते थे। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस जो है उसको खोज सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कैनाल्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स को बना सकते हैं। तो उससे जो है यहाँ पर हमें पूरे प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बाद ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। तो सरकार ने जो है हाल ही में हम देखते हैं कि जो नीरा है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी का जो है गठन करने की बात कही गई है। और इसके कार्य क्या होंगे? इसके कार्य होंगे कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य परियोजना दोनों पर विचार करें, ठीक है, सॉरी इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, ठीक है, आंतरिक रूप से भी और अंतर राज्य से भी, ठीक है। तो दोनों रूप से जितनी भी परियोजना है उन पर विचार करें, और इसके लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है, इसके लिए जितने भी फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको रेस करने के लिए, उसको धन इकट्ठा करने के लिए भी कार्य करें, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये हम हाल ही में सरकार ने नीरा जो है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी का गठन करने की बात कही गई है, ताकि जो पूरा जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है उसके मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग को अच्छी तरीके से की जा सके, ठीक है। तो ये अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज क्राउड फंडिंग, हाईलाइट द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इट। क्राउड फंडिंग क्या है, इसमें शामिल लाभों और जोखिमों पर प्रकाश डालें। तो अब हम इसको पूरा समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि आखिर क्राउड फंडिंग है क्या। तो क्राउड फंडिंग जो है ये एक कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक में बात करें, ठीक है, तो जैसे कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, तो हमें स्कूल में कई बार बोला गया था कि कैंसर पेशेंट्स के लिए जो है हमें डोनेशन इकट्ठा करना है। तो बच्चे जो होते थे वो अपने मोहल्ले में जाके जो कई घर से जो है वहाँ से पैसे जो है वो लेते थे, और किसी सोशल कॉज के लिए वो जो है वो पैसे को इकट्ठा करते थे, कैंसर पेशेंट्स के लिए जो है पैसा इकट्ठा करते थे, अगर हम बहुत ही पर्टिकुलरली बात करें। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कई लोगों से जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और किसी कॉज को या फिर किसी चीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये हो गया जब पहले ज़माने की बात थी। लेकिन आज नए ज़माने में क्या है, इंटरनेट के ज़रिए जो है हम लोग कई लोगों से जो है, जब बहुत ज़्यादा लोगों से रीच आउट करते हैं वहाँ पे, और लोगों से हम यहाँ से धन इकट्ठा करते हैं, फंड रेज करते हैं, कैपिटल इकट्ठा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। तो हम देख रहे हैं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेट के साथ जो है इसको हम क्या कहते हैं कि इसको जो है इससे जो है हमारी जो लोगों तक पहुंचने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अब हम इंटरनेट के थ्रू नेशनली इंटरनेशनली सब जगह से जो है हम फंड को रेज कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। तो इसको हम अगर हम बात करें तो इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग भी कहा जाता
होता है और क्राउड फंडिंग का मतलब है कि बड़ी संख्या में लोगों से पूंजी को जुटाना। और ये मुख्य रूप से कैसे होता है, आजकल जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है या फिर इंटरनेट के थ्रू हम इसमें से हम फंड को रेज करते हैं, जिसमें कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि केवल इसी के लिए, ठीक है, फंड रेजिंग या फिर क्राउड फंडिंग के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि विशपेरी है, मिलाप है। तो इनकी मदद से, ठीक है, ऑनलाइन जो है धन को इकट्ठा किया जाता है, पूंजी को इकट्ठा किया जाता है। और ये बहुत तरीके से इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी की कैपिटल को, जैसे कोई कंपनी है वहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत है तो उसके लिए फ़ंड को इकट्ठा किया जाता है। कई बार होता है कि किसी के सोशल कॉज के लिए, जैसे कैंसर पेशेंट है या फिर किसी का ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए भी जो है लोगों से पैसे जो हैं इकट्ठे किए जाते हैं। या फिर जो है कई सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो इंक्यूजिटिव माइंड्स होते हैं, उन जैसे बहुत सारे जो ऐसे माइंड के ऐसे जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, तो उनके आइडियाज़ को फंड करने के लिए भी जो है पूंजी को इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पूरा जो क्राउड फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इस अगर हम बॉटम लाइन में समझें तो कई लोगों से जो है बड़ी संख्या में लोगों से पूंजी जुटाना, और ये किसकी थ्रू होता है, ये वाया इंटरनेट होता है। तो अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं, अब एक नज़र उस पर डाल लेंगे। क्राउड फंडिंग जो है वो कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं या फिर उसके लिए हम जो धन कुछ कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले हमें उसके कुछ इक्विटी या फिर शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं इक्विटी आधारित क्राउड फंडिंग। इसके बाद हम बात करेंगे रिवॉर्ड आधारित क्राउड फंडिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड दे दिया जाता है, कि जैसे कुछ कूपन्स हो गए, डिस्काउंटेड कूपन्स हो गए, या फिर कई तरीके के डिस्काउंट, मतलब कि लाइफ टाइम जो है उसकी मेंबरशिप दे दी जाती है। बहुत सारे जो है किसी तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाता है या फिर रिवॉर्ड्स दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। और इसके बाद एक होता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, मतलब कि दान आधारित क्राउड फंडिंग, जिसमें कि किसी भी सोशल कॉज के लिए या फिर किसी भी ज़रूरतमंद के लिए की ज़रूरतमंद को पूरा करने के लिए जब हम कोई अपने पैसे में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके फंड रेज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें ना ही आपको शेयर्स दिए जाते हैं, ना ही आपको इसका कोई भी रिटर्न मिलता है। ये सिर्फ आप अपनी इच्छा से किसी को पैसा जो है वो डोनेट कर देते हैं या फिर दान में दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। जैसा कि अभी हम हाल ही में अगर हम कोविड-19 के दौरान देखते हैं तो हैदराबाद की एक लड़की जो कि 11 साल की थी केवल, उसने भी क्या किया था, उसने जितने भी जो कोविड-19 से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए कितने 6.2 लाख रुपीस जो है उसको उतने की फंड रेजिंग की थी। तो ये भी एक तरीके का जो है ये एग्जाम्पल है, और ये जो है एग्जाम्पल जो है ये डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का है, क्योंकि जब आप किसी कॉज के लिए जब पैसे देते हो दान में, तो वो क्या होता है, उसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, उसके बदले आपको कोई भी शेयर नहीं मिलता, तो ये डोनेशन बेस्ड होता है। तो इस तरीके से और भी कई सारे जो है सोशल कॉज के लिए लोग जो है पैसा जो है डोनेट करते हैं। किसी का, जैसे को बहुत सारे होते हैं गरीब लोग होते हैं, उनके इलाज के लिए जो है लोग जो है डोनेशन देते हैं, कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए पैसे देते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंतर्गत ही आता है। तो इसके जो क्राउड फंडिंग है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाभ हैं, अब हम वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसेस है जो है वो बहुत ही आसान है, एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इस तरीके से पैसे को जो भी पैसे को जो है उसको जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है अपने आपके जो भी ज़रूरत है उसको वहाँ पे लिख रहे हैं, उसको वहाँ पे आप अपने कॉज को बता रहे हैं, और उसके बाद जो है लोगों को अगर आपका कॉज अच्छा लगता है तो वो आपके कॉज के लिए वो लोग जो है डोनेट करते हैं, या फिर जो है जो आपके जो कैपिटल होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक्सेसिबिलिटी, सरल उपयोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो जो
हम लोग काफ़ी लोगों तक इसके ज़रिए जो है क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोगों तक पहुंच हमारी बनाता है। अगर हम इंटरनेट के ज़रिए जो है क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हम केवल देश ही नहीं कि हम लोग विदेश के लोगों से भी जो है वहाँ से भी फंड रेज कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम जो बहुत ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं और वहाँ से भी हम कैपिटल रेज कर पा रहे हैं। बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, बहुत ही कुशल तरीका है, यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा हैसल नहीं है। सिर्फ जो है एक वेबसाइट है, जैसे कि हमने विशबेरी देखी, मिलाप है, ऐसे बहुत सारे जो है डेडिकेटेड क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि आप अपने कॉज को या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है आप उसको वहाँ पर लिख सकते हो। और अगर आपको अगर किसी को आपका आइडिया अच्छा लगता है तो वो आपके आइडिया में क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पा रहे हो इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद इंसेंटिव टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्टार्टअप और छोटे उद्यमों के लिए प्रोत्साहन है क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं होती, जो कि बहुत ही नेसेंट स्टेज पे होते हैं, तो उनको जो है कैपिटल रेज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती, उनको अपने कैपिटल रेज करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और उसके ज़रिए जो है हम लोग जो कैपिटल है उसको रेज कर पाते हैं। हेल्प्स एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र में मदद करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको क्रेडिट जो है जो फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिलता है, बैंक उन्हें आसानी से जो है क्रेडिट नहीं देती क्योंकि उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब लोग जो है कैपिटल रेज करते हैं, अगर उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट करना है तो लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर की जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। प्रमोट सोशल कॉज, सामाजिक उत्कर्ष को बढ़ावा देता है। बहुत सारे ऐसे सोशल कॉज होते हैं जिसके लिए फ़ंड रेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो गए, तो हम लोग कई बार देखते हैं कि कहीं पे अगर अर्थक्वेक आया है तो वहाँ के जो एनजीओज होते हैं वो क्राउड फंडिंग करते हैं, वहाँ पे वो वो लोग जो है लोगों से डोनेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एनजीओ को पैसा देते हैं और एनजीओ जो है वहाँ के जो अर्थक्वेक जो पीड़ित होते हैं तो उनकी वहाँ पे मदद करते हैं, उनको खाना पहुँचाते हैं, उनको रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, उनको दवाइयों के लिए काम करते हैं, उनके इलाज के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल कॉज है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हेल्प्स पीपल इन नीड, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में डेडिकेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है, विशबेरी है, मिलाप है, यहाँ पर आके अपने कॉज को रखते हैं कि जैसे उनका कोई भी अगर कोई जान पहचान वाले हैं, अगर उनको कैंसर हो गया है और उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो वहाँ पे अपने कॉज को रख सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसके लिए डोनेशन भी देते हैं। हाल ही में ऐसे ही मैं इसमें जब मैं वो कर रही थी, इसकी मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, तो मुझे एक वहाँ पे मिला कि एक लेडी थी, वो अपने बेटे के लिए जो है वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर वो वहाँ से लोगों की मदद मांग रही थी क्योंकि उसके जो ऑपरेशन कराना था उसके लिए वहाँ पे 25 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहे थे। और क्राउड फंडिंग के ज़रिए उस लेडी ने जो है उन्होंने 16 लाख रुपीज़ जो है उनको मदद मिली थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते या फिर जिनको एक्चुअली में ज़रूरत होती है पैसों की, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो इस तरीके से जो है अपने फ़ंड को रेज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड फंड रेजिंग है, केंद्रीकृत तरीके से धन इकट्ठा करना है। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आके जो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोन विदाउट कोलेटरल, जितने भी जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं या फिर एमएसएमई सेक्टर है या फिर स्टार्टअप्स हैं, उनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे उनको कोई भी कोलेटरल, कोई भी पेपर्स जो हैं
वो नहीं रखने होते, और इस तरीके से जो उनको लोन मिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं पूरे क्राउड फंडिंग के क्षेत्र में, वो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला है नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कोई भी इसमें नियामक ढांचा नहीं है। अभी तक ये जो है हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है, जिसके लिए कोई भी अलग से जो है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट इज फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। धोखाधड़ी और धन शोधन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरनेट के पे जो है आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड होने लगे हैं कि लोगों का विश्वास नहीं है इस पर। क्राउड फंडिंग की जो वेबसाइट है उस पर पूरा विश्वास नहीं है। लोग ये भी नहीं पता होता कि जो एक्चुअल में अगर इन किसी ने अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ पे लोगों से मदद मांगी है, तो क्या वो एक्चुअली में जो वो पैसा है उनका वो उसी कॉज के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो इसमें फ्रॉड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है इस तरीके से। अगर लोगों से पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसकी फिर क्या होती है, उससे जो है बहुत सारे जो हैं जो क्या कहते हैं इलेजिटिमेट बहुत ज़्यादा कार्य किए जाते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके एक्चुअल में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो उसी कॉज के लिए पैसा जो है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अब कई बार होता है कि जिस काम के लिए एक्चुअली बहुत सारी जो नेसेंट स्टेज में जो जितनी कंपनीज होती हैं, जो स्टार्टअप्स होती हैं, वो कैपिटल जो तो रेज कर लेते हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर उनको अपनी कंपनी बंद कर देनी पड़ती है। तो उसमें जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होता है उन कंपनी में, नए स्टार्टअप्स में या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस में, जब वो बंद हो जाती है तो जो निवेशक का जो पैसा है वो बहुत ही बर्बाद हो जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि कब कंपनीज जो थी वो खुली हैं, कब बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक बार फंड रेज होने के बाद जो स्टार्टअप्स हैं वो अपडेट नहीं देती हैं इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अपडेट्स नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं लोगों को मुहैया कराई जाती है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। रिटर्न इज़ नॉट गारंटीड, जो लाभ है या फिर प्रतिफल है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करती हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। लॉन्ग टर्म में क्या उनको लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके साथ हम लोग कई बार देखते हैं कि जो पूरी जो कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं, या फिर जो पूरी जो डेडिकेटेड वेबसाइट है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पे क्राउड फंडिंग हो रहा है, कई बार वो वेबसाइट ही बंद कर दी जाती है। तो लोग जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, और उनके पैसों का जो है सही तरीके से इस्तेमाल ना करके उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड किया जाता है। तो ये इस क्षेत्र की बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसमें आगे क्या क्या कर सकते हैं, अब हम एक नज़र उस पर भी डालेंगे। तो सबसे पहले है कि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है पूरी इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र। इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी एक्चुअल में जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो जो है डायरेक्ट अपने अकाउंट से जो भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट जो है पैसे को ट्रांसफ़र कर दें, ताकि लोगों को पता हो कि पैसा किसके पास जा रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र भी इसमें हम लोग करके जो है इसमें जो है थोड़ी पारदर्शिता ला सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, प्रलेखन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सही तरीके से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करें, सही तरीके से जो है अपडेट करें, सही तरीके से अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करें इन्वेस्टर्स के साथ। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क। एक कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेटेड कानून बनाना बहुत ज़रूरी है क्राउड फंडिंग के क्षेत्र में, ताकि जितने भी
इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास कायम किया जा सके, जितने भी लोग जो हैं वह यहाँ पे पैसे कंट्रीब्यूट करें किसी सोशल कॉज के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए या फिर किसी नए आइडिया के लिए, जो भी अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पैसों के साथ जो है वो धोखाधड़ी ना हो, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी ना हो। इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क या फिर जो एक डेडिकेटेड कानून, डेडिकेटेड लॉ बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज स्वामित्व स्कीम, ऑल्सो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन चेंजिंग रूरल इंडिया। स्वामित्व योजना क्या है, साथ ही बदलते ग्रामीण भारत में इसके महत्व पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम पूरा देख लेंगे। ये जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, इसको डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है इसको शुरुआत इसकी की गई है। स्वामित्व स्कीम की जो शुरुआत है वो डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत की गई है, और क्योंकि सरकार के पास ग्रामीण ज़मीन का कोई भी दस्तावेज नहीं था, इसलिए जो है स्वामित्व स्कीम को जो है शुरुआत की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है एक ग्राम स्वराज पोर्टल जो है, ठीक है, ग्राम स्वराज पोर्टल जो है, यहाँ पर ज़मीन की जितनी भी ग्रामीण ज़मीन है इसमें यहाँ पर सभी की सभी ज़मीन की जो है जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये जो पूरी स्कीम है इसको पंचायती राज डे पर 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम जो है यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि गाँव के लोगों को उनकी आवासीय ज़मीन का, ठीक है, याद रखिए, उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। तो स्वामित्व स्कीम क्यों शुरुआत की गई है, ताकि जितने भी जो लोग हैं वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी के उनके पेपर्स नहीं है, वो ज़मीन पे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उनके पास एक मालिकाना हक नहीं है। तो यहाँ पर इस स्वामित्व स्कीम में क्या किया जाएगा, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ का दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनकी जो आवासीय ज़मीन है उस पर उनका मालिकाना हक जो है उनको दिया जा सके। इसके लिए बहुत सारी जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको यूज़ किया जाएगा, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या फिर गूगल मैपिंग के ज़रिए जो है पूरी ज़मीन को मैप किया जाएगा, और वहाँ पर उसके बाद ही जो है किसी व्यक्ति को उसकी आवासीय ज़मीन का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी का राइट्स दिया जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया है कि इसको एक ओनरशिप स्कीम भी कहा जाता है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये किसके अंतर्गत ये पूरी स्कीम चलाई जा रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत जो है ये चलाई जा रही है। तो स्वामित्व स्कीम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो जितनी भी ग्रामीण इलाके की, ठीक है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी जो आवासीय ज़मीन है उसको बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ पूरी मैपिंग की जाएगी, जैसे कि ड्रोन के थ्रू है या फिर जो है गूगल मैपिंग के थ्रू इसकी जो है ऐसी नई प्रौद्योगिकी के साथ जो है इनका मानचित्रण किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसको शुरुआत में कौन से 6 स्टेट्स में जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और कर्नाटका है। ठीक है, तो शुरू में जो है इन 6 स्टेट्स में इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, और जितनी भी यहाँ के जो ग्रामीण इलाकों की जो ज़मीन है उसको कहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन वो ग्राम स्वराज पोर्टल पे उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और ये सरकार और जितने भी जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो भी अपनी प्रॉपर्टी का जो पूरा ब्यौरा है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला इसका महत्व क्या होगा कि जब लोगों के पास उनके प्रॉपर्टी की जो पेपर्स होंगे, उनके पास ओनरशिप राइट होगी, तो क्या होगा, उससे ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनको फॉर्मल क्रेडिट मिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ग्रामीणों को औपचारिक श्रेय या फिर औपचारिक जो क्रेडिट मिलता है, जो लोन जो दिया जाता है, उस लोन लेने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, क्योंकि अब वो अपनी प्रॉपर्टी, जितनी भी उनकी दुकान है या फिर जो उनके जो घर है, उसके पेपर्स के जगह उसके पेपर्स के बदले में जो है वो लोग वहाँ पे जो है फॉर्मल क्रेडिट या फिर बैंक से क्रेडिट लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसका पूरा जो है
एक उद्देश्य ये भी है कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आसानी से लोन मिल सके, इसलिए भी स्वामित्व स्कीम को चलाया जा रहा है। तो ये जो क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इस वजह से लोगों के पास एक ओनरशिप राइट नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास कितनी ज़मीन है, क्या ज़मीन है। तो जिसके ज़रिए जो है जिसके चलते जो है बहुत सारे जो है ज़मीन को लेके विवाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा इस पूरे स्कीम के तहत, और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो तो उससे क्या होगा, उन लोगों को क्या मिलेगा, उनको इनकी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। जब रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तो लोगों को क्या मिल रहा है, उनको उनकी संपत्ति का अधिकार मिल रहा है। और जितने भी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, इसको सरकार और जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो रहा है, ठीक है। जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका क्या हो रहा है, दस्तावेजीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो है लोगों को प्रॉपर ओनरशिप राइट मिल रही है, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को यहाँ पर हम लोग यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को, जिससे कि जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। क्योंकि अब डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, उसका दस्तावेजीकरण हो गया है, तो ये जो मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उसको भी बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बाजार मूल्य में भी उस ज़मीन की वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ जब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल गया कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ओनर अगर हमें ओनर पता चल गया कि कौन इस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो इसके बाद क्या होगा, इससे उसका इससे जो है वहाँ पे जो है लोकल टैक्सेस जो है उसको भी हम लोग इकट्ठा कर सकेंगे। और जब लोकल टैक्सेस, वहाँ पे टैक्सेस लगाया जाएगा, राजस्व जब हमें टैक्सेस मिलेगा, कर मिलेगा, तो वहाँ से जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो बुनियादी ढांचे का विकास करने में भी मदद हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी आवासीय संपत्ति होगा उनका एक रिकॉर्ड बन जाने के बाद क्या होगा, संपत्ति के जो मालिक हैं उनसे टैक्स वसूली भी हम कर सकते हैं, और उस टैक्स के पैसे से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी किया जा सकता है, मतलब कि बुनियादी ढांचे का विकास भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो पूरा जो रूरल एरियाज़ है उसको बदलने में उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वहाँ पे लोगों के पास जो है अब लोन लेने में उनको ज़्यादा आसानी होगी, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी राइट्स होगी, उनके जो है उनका जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, दस्तावेजीकरण होगा, जिसके कारण जो है जब उसके दस्तावेज हो जाएंगे और जो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसके साथ अगर उनकी प्रॉपर्टी का जो है वहाँ पे नामांकन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे उनकी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू बढ़ने में भी मार्केट वैल्यू में जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और उससे जो है वहाँ के मालिकों से जो है वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट कर सकेंगे, टैक्स की वसूली कर सकेंगे, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में भी हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस स्कीम से ये भी फ़ायदा है कि जब हमें कोई योजना बनानी हो, या फिर राजस्व संग्रह मतलब टैक्सेशन में, या फिर जो परमिट जारी करने के लिए अवैध भूमि अधिग्रहण को रोकने की में भी हमें इससे मदद मिलेगी। तो इसमें क्या है, इसमें जो है नवीनतम सर्वेक्षण विधि जैसे कि ड्रोन प्रौद्योगिकी है, या फिर जो गूगल मैपिंग है, उसके ज़रिए जितने भी ग्रामीण आवासीय भूमि है उसको हम लोग मैप करेंगे, और लोगों को वहाँ पे उनके प्रॉपर्टी राइट्स या फिर ओनरशिप राइट्स दिलाने में मदद करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे मालिक जो कौन एक्चुअल में मालिक है वो वहाँ पर जो है वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाता। तो इस पूरी स्कीम से एक्चुअल में जो हम लोग जो मालिक है उसका किसी प्रॉपर्टी का उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जिससे कि जो भू माफिया है, जो फर्जीवाड़ा होता है, जो भूमि की लूटपाट होती है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से पूरा जो स्वामित्व स्कीम है रूरल एरियाज़ में, ये एक
ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि फिर अगेन पेपर नंबर 2 से है, और वो क्वेश्चन है आउटलाइन द इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ ऑन इंडिया। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के प्रभाव को रेखांकित करें। तो अब हम ये देखेंगे कि अभी जैसा कि हम देखते हैं कि हाल ही में यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो है जोसेफ बिदेन जो हैं वो वहाँ के 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब उनके आने से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो यूएसए के 46 प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, वो चुने गए हैं जो बिडेन, ठीक है। और इन्हीं के सीनेट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन चुनी गई हैं, वो कमला देवी हैरिस चुनी गई हैं, जो कि इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन की पहली ऐसी महिला है जो कि इस पोस्ट पे जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि पूरी जो है यहाँ पे सत्ता पलट हो गया है, अब डेमोक्रेट्स यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस पूरी सत्ता के पलटने से जो है इंडिया जो यूएस का पूरा जो पावर कॉरिडोर है वो पूरा बदल गया है, और जो यूएस की इकोनॉमी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इंडिया पर जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो क्या क्या इम्पैक्ट इसमें होगा ये हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये जो पूरा जो चेंज गवर्नमेंट की जो चेंज हो रही है यूएस में, तो यहाँ पे जो इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन है यूएस के साथ, इसमें भी बहुत हद तक चेंज आएंगे। और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी वो अभी भी जो है वो काफ़ी अच्छे हैं यूएस के साथ। जैसे कि जाना जाता है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और अभी तक जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जो ट्रम्प थे, तो उनकी दोस्ती जो है उसको वो दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, और उसके चलते जो है हमारे यूएस के साथ जो रिलेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हाल ही में जो है यूएस और इंडिया ने 2+2 डायलॉग भी अभी जो है उसको 2+2 डायलॉग भी हुआ था इन दोनों के बीच में, और बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स हुए थे जिसको कि हम अलग क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो बाइडेन है, ठीक है, जो बाइडेन है ये बराक ओबामा की जब वो थी बराक ओबामा की सरकार थी, तब उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडेन। तो उसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि इंडिया के फेवर में थे। जैसे कि इन्होंने जो है बाइडेन जो है वो इंडिया की परमानेंट सीट जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट को जो है उसको सपोर्ट करते हैं, और इंडिया को उन्होंने मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में भी यहाँ पे उनको घोषित किया था इंडिया को। और साथ साथ जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है वो भी इन्हीं के नेतृत्व में जो है साइन किया गया था, जो कि एक मिलिट्री एग्रीमेंट है। और जो बाइडेन है ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, मतलब आतंकवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उस जो पाकिस्तान से जो इसके साथ जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने में, उसको कंटेन करने में इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जो बाइडेन है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है पहले से ही प्रो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है हमारे लिए जो है एडवांटेजेस हो सकता है जो बाइडेन के वहाँ पे प्रेसिडेंट चुने जाने से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर बाइडेन वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बन के आ गए हैं यूएसए में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया चाइना रिलेशन जो है, इंडिया चाइना रिलेशन के लिए भारत चीन संबंध में जो है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगी, क्योंकि जो बाइडेन है वो कहीं ना कहीं जो है जो चाइना है उसके बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि जो कोविड 19 के बाद से जो है यूएस जो है वो चाइना से काफ़ी नाराज़ है कि उसने इस पूरे मामले में जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेसी बना के रखी थी। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है जो बाइडेन है वो यहाँ पे जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। तो इसलिए जो है इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है यूएसए से चाइना के अगेंस्ट में। तो और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइडेन जो है उन्होंने इसी साल फरवरी में क्या कहा था, उन्होंने जो है पर्सनल अटैक किया था जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके ऊपर पर्सनल अटैक भी कहा था।
और उनके ऊपर पर्सनल अटैक भी करा था। और उसके बाद जो है उन्होंने बोला था कि ये जो पूरा जो कोविड-19 है ये इसको जो है इसकी चाइना ने जो है इसकी बहुत ज़्यादा सीक्रेसी बना के रखी थी, जिसकी वजह से जो है ये पूरी महामारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया और चाइना के रिलेशन को भी मतलब इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, इंडिया के जो चीन के खिलाफ जो है भारत की मदद भी यूएसए कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं H1B वीज़ा। ठीक है, H1B वीज़ा में अगर हम देखें तो अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? उन्होंने अपनाई थी अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की उन्होंने नीति जो है उन्होंने अपनाई थी। और H1B वीज़ा को कहीं ना कहीं कर्टेल करने की इन्होंने बात की थी। और जो H1B वीज़ा जितने भी यूएसए जो है जितना भी H1B वीज़ा देती है उसका 70% उसमें जो 70% है वो किसको देती है? वो इंडियंस को ही देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया के जो पेशेवर जो हैं यूएसए में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा था। लेकिन बाइडेन के आने से, ठीक है, जो बाइडेन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक मॉडरेट है और वो जो है वो H1B वीज़ा देने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं। तो अमेरिका में जो भारतीय पेशेवर हैं तो उनकी जो आवाजाही है उसको भी यहाँ पे जो है वहाँ पे ये सुगम हो सकती है। और आईटी कंपनीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। H1B वीज़ा जो है जो यहाँ के लोगों को वहाँ पे कार्य करने के लिए जो अनुमति दी जाती है, तो H1B वीज़ा देने के लिए भी यहाँ पर जो इंडिया के जो पेशेवर हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, जो आर्थिक हमारे संबंध हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइडेन के प्रशासन में जो है हमारे जो आर्थिक संबंध हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये जो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस रहा है पिछले 20 सालों में इंडिया और यूएस के बीच में जो है हमेशा से ट्रेड सरप्लस रहा है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस होता है जब हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो पिछले 20 ईयर्स में अगर हम देखें तो इंडिया का हमेशा से जो है पिछले 20 सालों में इंडिया का ट्रेड सरप्लस ही रहा है। अगर हम यूएसए के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और यूएसए से इंपोर्ट जो है वो कम करता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कि जो ट्रेड सरप्लस है जो है ये यहाँ पे जो 2001 से वर्ष 2001-2 से जो है ट्रेड जो है हमारा बढ़ना शुरू हुआ था। और ये पीक पर कब था? ये पीक पर था वर्ष 2017 वर्ष 2018 में। ठीक है, तो उस टाइम पे ये पीक पे था। लेकिन 2017 में जब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे सत्ता में आए, उसके बाद से हम देखते हैं कि जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं हमारा घट रहा है। और 2019-20 में हम देखते हैं कि ये घट के कितना हो गया? 17.3। और पीक पे कितना था? 2017-18 में $21.2 बिलियन था, जो कि 2019-20 में घट के, जो कि ट्रंप के रेजिम में जो है घट कर ये 17.3 हो गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आर्थिक संबंध है वो कहीं ना कहीं सफ़र हुआ है, जो हमारे ट्रेड है वो कहीं ना कहीं सफ़र हुआ है। लेकिन अब जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइडेन के आने से जो हमारे जो इकोनॉमिक संबंध है उसमें और सुधार हो सकता है और हमारे जो ट्रेड हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे FDI मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो यूएसए है ये इंडिया के लिए 5th जितना भी FDI आता है उसमें जो यूएसए है वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि जब आर्थिक संबंध में और सुधार आएगा तो उससे क्या होगा? यहाँ से जो यूएसए से जो FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी और ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ जो FPIs होते हैं, ठीक है, जो FPIs होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो है इंडिया में जो है यूएस का कितनी भागीदारी है? वो है 1/3 की। ठीक है, 1/3 जो है FPI किसकी है? वो यूएसए की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारे आर्थिक संबंध अच्छे हो जाते हैं तो FDI और FPIs में भी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। FDI होता है कि जब हम फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते हैं, और FPI होता है जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे FPI कहा जाता है। और फिलहाल में अगर हम देखें तो FDI जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा आता है मॉरिशस से, फिर सिंगापुर से, फिर नीदरलैंड से, फिर जापान से, और 5वें नंबर पे कौन सा है, 5वें नंबर पे है यहाँ पर हमारा US से। तो यहाँ पे हम FDI में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं US जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका की सामान्यीकृत प्रणाली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डेवलपिंग नेशंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे आर्थिक संबंध, उनके ट्रेड, उनको बहुत तरीके से ट्रेड इंसेंटिव्स दिया जाता है US कंपनी द्वारा, USA के द्वारा जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंपोर्ट पे बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, जितना भी इंपोर्ट US से कराता है वो ड्यूटी फ्री होता है कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जो इंडिया ने अगर USA इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अगर ये ऐसा स्टेटस देता है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है इंडिया का जो बहुत ज़्यादा जो है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए जो है अनुमति मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इंडिया का जो ये पोजीशन जो थी बेनिफिशियरी डेवलपिंग नेशन जो है GSP प्रोग्राम से इंडिया का जो है नाम जो है वो काट दिया था। तो जिसकी वजह से इंडिया का जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन अब बाइडेन के आने से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि जो है जो US जो है इंडिया को फिर से ये स्टेटस देने के लिए विचार कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो है इम्पोर्ट हमारा जो है और एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा हमारा बढ़ सकता है यहाँ पर। और जिससे क्या होगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे जो है ड्यूटी फ्री स्टेटस मिल जाएगा वहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो 2017 में, ठीक है, वर्ष 2017 में इंडिया ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी था USA के इस पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरा जो है टर्मिनेट कर दिया था, इस पूरी पॉलिसी को, इंडिया का नाम यहाँ से हटा दिया था। तो यहाँ पर जो है इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। लेकिन अगर इस पर पुनर्विचार किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूल सोर्सिंग। ठीक है, ईंधन का स्रोत जो इंडिया का जो है, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है कि इंडिया को चीप क्रूड कहाँ से मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की 80% जो है जो क्रूड की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करते हैं, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ये देखना होता है कि हमें जो क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ से सस्ते में मिल रहे हैं। तो ईरान के जो US ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तो इंडिया का कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है जो चीप क्रूड का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सफ़र होता है। लेकिन बाइडेन के आने से यहाँ पे हमें जो है चीप फ्यूल की भी हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता। इसमें क्या है कि जो बाइडेन के आने के बाद जो है USA ने जो अभी तक जो है अभी जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो है अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो बाइडेन जो है वो इसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दोबारा से मेंबर होने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है मेनली जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर USA अगर जो कि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी है, और उसके बाद जो है और इसके साथ साथ जो है फंडिंग भी सबसे ज़्यादा जो है वो USA ही देता है। तो कहीं ना कहीं जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अगर USA जो है वहाँ पे फंड देता है, उसमें जो पैसा डोनेट करता है। तो अगर वहाँ पे अगर फंडिंग जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किसकी है, वो USA की ही है। तो यहाँ पर अगर वो फिर से ज्वाइन कर लेता है USA पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको टेक्निकल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को कर्टेल करने के लिए। तो इसलिए अगर जो बाइडेन वहाँ पे आए या वहाँ पे अगर चुन के आए हैं प्रेसिडेंट, तो वो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें जो है वो
फिर से उसके मेंबर बनने पर पुनः विचार कर सकते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक कहीं ना कहीं जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बाइडेन के वहाँ पे आने से, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इंडिया की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं उससे, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है असम में, और या फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। तो इससे जो है बाइडेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो यहाँ पर जो इंडिया की जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम यूएसए का हस्तक्षेप देख सकते हैं कि उनसे रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर सकती हैं। रादर जो इंडिया का जो यूएस कांग्रेसमैन है वो जो JNK का स्पेशल स्टेटस जो था आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद भी थोड़ा सा इंडिया से जो है नाराज़ है, और वो कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें यूएसए का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन जो है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के जो पेशेवर लोग हैं वहाँ पे जो यूएसए में जाके काम करते हैं उसके लिए जो है वो इंडिया जो यूएसए है वहाँ पे जो बाइडेन चुन के आए हैं प्रेसिडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा हमें मदद कर सकता है। तो इंडिया को जो है क्या करना होगा, इंडिया को एक टफ कॉन्वर्सेशन को होल्ड करना होगा यूएसए के साथ, और अपने जितने भी सेंसिटिव इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको बहुत ही अच्छे से जो है उसको जो सेंसिटिव इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको बहुत ही अच्छे से जो है दुनिया के सामने रखना होगा। इसके साथ साथ जो है हमें जो यूएसए है वो हमें जो है कोविड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, और जो हमारी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो हमारी जो है कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद सफ़र की है उसको भी हमें रिकवरी के लिए फास्ट ट्रैक जो रूट है वो दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइडेन के आने से, प्रेसिडेंट चुन के आने से जो है इंडिया को काफ़ी लाभ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और उस क्वेश्चन है व्हाट इज परसुएशन, व्हाट रोल डज इट प्ले इन पब्लिक लाइफ। अनुनय क्या है, सार्वजनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम पूरा देख लेंगे। तो अगर हम परसुएशन की बात करें, अनुनय की बात करें, तो ये होता क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। तो अनुनय या फिर परसुएशन होता है कि किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास जब किया जाता है तो हम उसे कहते हैं परसुएशन। जैसे कहते हैं कि हम किसी को परसुएट कर रहे हैं या फिर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि कभी हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि किसी का एटीट्यूड बदलने के लिए, किसी के बिलीफ को बदलने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं और बहुत तरीके से जो है प्रयास करते हैं ताकि उनके जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, वैल्यूज़ है उसको बदल सकें, उनका जो दृष्टिकोण है किसी अन्य व्यक्ति का उसको हम बदल सकें। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परसुएशन या फिर अनुनय। तो अगर हम साइमंस की बात करें, 1976 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि ये एक तरीका का कम्युनिकेशन है जिसमें कोई एक व्यक्ति या फिर जो जैसे कोई एक यूनिट जो होती है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के उनके मान्यताओं को, मतलब कि उनके बिलीव्स को, उनके वैल्यूज़ को, मूल्यों को और उनके दृष्टिकोण को बदलने का इसमें प्रयास किया जाता है, और उनको दूसरे लोगों को प्रभावित किया जाता है और कई तरीके से, जिससे कि उनका दृष्टिकोण जो है, उनके मूल्य हैं, उनको बदला जा सके। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें लोगों का दृष्टिकोण उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उनसे वो काम कराया जा सके जो कि आप चाहते हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परसुएशन कहते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा परसुएशन। अगर हम रॉबर्ट सियाल्डनी की बात करें तो उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे यहाँ पे परसुएशन के, ठीक है। अगर रॉबर्ट सियाल्डनी ने अनुनय के 6 सिद्धांत दिए थे। उसमें पहला क्या है, रेसिप्रोसिटी मतलब कि पारस्परिकता। इसका मतलब है कि जो हमारे जो जितनी भी जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले तो जब अगर इनकम टैक्स अगर हम देते हैं तो अगर जो है व्यक्तियों को, जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, अगर उनको यहाँ के जो सिटीजन्स हैं अगर उनको उसके बदले जो है वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको बहुत सारी तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो इनकम टैक्स देने में जो है वहाँ पे वो जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है एक्सक्यूज़ मी, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनकम टैक्स देने में।
क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा से जो है उन्हीं को बहुत तरीके की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो रेसिप्रोसिटी जो है यहाँ पे एक एक तरीके का जो है वो उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करके लोगों को इन्फ्लुएंस या फिर दृष्टिकोण बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कैसिटी, ठीक है, या फिर अभाव। हम लोग किस जो भी चीज़ स्कैस, जो भी चीज़ के अभाव होता है, जो लोगों की ऐसा दृष्टिकोण है कि जो जिस भी चीज़ का अभाव होता है वो उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर अभाव है तो वहाँ पे जो है लोगों का उससे भी दृष्टिकोण जो है वो बदला जा सकता है। अथॉरिटी, ठीक है, प्राधिकारी, मतलब कि जो हम लोग किसकी बात मानते हैं ज़्यादा, हम लोग उसकी बात मानते हैं जो कि अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, जिसकी या फिर जिसके पास अथॉरिटी हो। फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस अगर आके कुछ कहेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर कुछ आके हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं तो हम वहाँ पे उनकी बात जो है वो हम पे वो हमारा दृष्टिकोण बेहतर तरीके से बदल सकती है और हमारे बिहेवियर के चेंज में लाने में ज़्यादा मदद कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो अथॉरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। कंसिस्टेंसी जो है, स्थिरता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर ये कह देंगे कि बहुत अगर बड़ी डिमांड किसी से कर देंगे तो वो जो व्यक्ति है, अगला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं उस डिमांड को पूरी करने में कतराएगा। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एलपीजी सब्सिडी की बात करें तो सबसे पहले भारत सरकार ने क्या कहा कि पहले जो है आधार से जो है अपना जो है जो एलपीजी का जो कनेक्शन है उसको लिंक करा दीजिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट जो है आपके खाते में आएगी। फिर उसके बाद हो गया कि जो केवल 9 ही सिलेंडर जो हैं पूरे साल भर में जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगे। उसके बाद के जो आगे के जितने भी आप सिलेंडर बुक कराएंगे वो सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहल स्कीम लेके आए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है अपनी एलपीजी सब्सिडी जो है उसको भी गिव अप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किस तरीके से वो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स ले रही है ताकि जो लोगों को जो है एलपीजी सब्सिडी गिव अप करने के लिए जो है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, जिससे कि जो सरकार का जो फिस्कल बर्डन होता है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। जो सब्सिडी देती है सरकार जो एलपीजी पे, जिससे कि उसका फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो सरकार का फिस्कल बर्डन कम करने के लिए जो है पूरी पहली स्कीम लेकर आई गई थी। तो एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, लाइकिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसको फॉलो करते हैं, जिसकी हमारी लाइकिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम उस व्यक्ति को कभी भी मना नहीं कर सकते जिसको कि हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि तो गवर्नमेंट भी जो है वो कई बार जो है बहुत सारे जो है स्टार कैंपेनर्स को लेके आती है, या फिर हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो हैं स्टार्स हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर किसी चीज़ का बना दिया जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद अब कैंपेन है, उसके लिए किसको बनाया गया है, सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर वो है अमिताभ बच्चन। क्योंकि जो इंडिया के जो लोग हैं वो अमिताभ बच्चन को जो है बहुत ज़्यादा उनकी लाइकिंग है। तो अगर वो किसी कॉज को प्रमोट करते हैं, वो किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो लोग जो हैं उनको ज़्यादा रिलेट करके उनकी बात को ज़्यादा मानेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए जो है लाइकिंग होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कंसेंसस, जो एक्शंस और बिहेवियर्स जो दूसरों के होते हैं उसका देखिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी वैसे ही एक्शंस जो हैं अपना करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है कूड़े को जो है अलग अलग करके जो है सेग्रीगेट करके जो है कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे उसी तरीके से करने में। तो ये कुछ 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि परसुएशन के, जो कि रॉबर्ट सियाल्डिनी जी ने दिए थे। तो अब हम देखते हैं कि पूरा जो परसुएशन है इसका पब्लिक लाइफ में क्या रोल है, ठीक है, सार्वजनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका है, अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एटीट्यूड चेंज करने में, मनोवृत्ति परिवर्तन करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। जैसा कि हम लोग ने देखा है कि कोविड-19, ठीक है, आया है, तो उसके बाद जो है कोविड-19 के बाद जो है लोगों के एटीट्यूड चेंज करने में बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो जो है मास्क पहने, वो हैंड वॉशिंग को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दें। तो लोगों का जो पूरा एटीट्यूड है उसको चेंज करने में, उसका पूरा एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत तरीके के जो है बहुत तरीके के एफर्ट्स लेती है, बहुत तरह के इनिशिएटिव्स लेती है, जिससे कि लोगों का एटीट्यूड पूरा बदला जा सके और लोगों की जो है
है एक मॉरल कंडीशनिंग की जा सके। जैसे कि जो है अगर हम देखें तो जब भी हम फ़ोन मिलाते हैं तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में जो है पूरा कोरोना का मैसेज एक आता है। उससे पहले की एक लेडी थी, उनकी जो कोरोना के मैसेज की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने और जो है सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो इस तरीके से जो है लोगों को जो है बार बार जो है साइन बोर्ड्स के ज़रिए या फिर मैसेजेस के ज़रिए जो है जब लोगों को बताया जाता है तो उनका एटीट्यूड का चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा हमें मदद मिलती है। मोटिवेट अदर्स टू गेट द जॉब डन, ठीक है, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लोगों को बहुत ज़्यादा परसुएट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। कई बार जो है जो जूनियर्स होते हैं उनको कोई भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परसुएट किया जाता है। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है परसुएशन की, कि उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि जो जूनियर्स हैं या फिर जिससे भी हमें काम निकलवाना है तो हम उससे काम करा सकें। नेक्स्ट इज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों और विनियमों का पालन करने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो सरकार होती है रूल्स बना देती है, रेगुलेशंस बना देती है, लेकिन जो लोगों के लिए जो है वो फॉलो नहीं करते हैं उसको। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो है लोगों को परसुएट किया जाए अलग अलग तरीके से मैसेजेस दे के। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक यूज़ को अगर हमें डिस्करेज करना है तो उन लोग तो जो भी हमारे जो जिलाधिकारी हैं या फिर जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं उनको परसुएट करने में, ताकि वो प्लास्टिक यूज़ को जो है वो डिस्करेज करें। जब भी सब्ज़ी लेने जाएं तो अपना खुद का जो क्लॉथ का थैला है या फिर जूट का थैला है वो लेकर जाएं, जिसको कि हम वॉश करके उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं और हम प्लास्टिक जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर सकते हैं उसके यूज़ के। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए भी लोगों को परसुएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि कई बार जो होता है, क्योंकि कई बार जो होता है ज़बरदस्ती आप लोगों से बहुत सारे काम नहीं करा सकते। लोगों का ज़रूरी है कि नज़रिया बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो यहाँ पे उसके इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में, ठीक है, उसके में भी परसुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को परसुएट करना पड़ेगा, लोगों को लोगों को बताना पड़ेगा कि जो है कि जो टॉयलेट्स के यूज़ के जो हैं वो क्या क्या फ़ायदे हैं, कि आप जब खुले में शौच करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी परसुएशन का बहुत बड़ा रोल है। फिर रिवॉर्डिंग डिज़ायर्ड बिहेवियर, वांछित व्यवहार को पुरस्कृत करता है, ठीक है। तो कई बार होता है जैसे कि कुछ ऐसी जो गुड बिहेवियर्स होते हैं उसको अगर हम रिवॉर्ड करें, उसको हम इंसेंटिवाइज करें तो लोग जो है और ज़्यादा प्रेरित होते हैं वो बिहेवियर करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक मनी की बात करें तो सरकार पहले भी ये बहुत बार जो है वो स्कीम लेके आई है कि अगर आप किसी डेट तक जो है ब्लैक मनी अपनी डिक्लेयर करते हैं तो आपसे कोई भी जो है सवाल नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे जो है आपसे कुछ जो है फ़ाइन लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी हो सकती है और इसके अगेंस्ट जो है कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है गुड बिहेवियर जो है ब्लैक मनी को अगर डिक्लेयर करने को कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करी है कि कोई भी लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। फिर है सोशल चेंज को लाने में बहुत ही ज़्यादा हमारे मदद करता है, सामाजिक परिवर्तन लाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेस को अगर हम बढ़ावा दें, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को, कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो हम अलग अलग तरीके से मैसेजेस दे सकते हैं, जैसे कि जो रॉबर्ट सियाल्डिनी ने जो बहुत सारे 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, हम अलग अलग तरीके से मैसेजेस दे सकते हैं और लोगों के एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, जिससे कि जो सरकार जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती हैं और उसको जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सके और बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आज की हमने जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस इसको डिस्कस कर लिए हैं। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।